नमस्कार मित्रों, द नेशनलिस्ट व्यू के इस ताज़ा एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज हम चर्चा कर रहे हैं एक दिलचस्प विषय के बारे में। पिछले हफ्ते खासकर उसके बारे में काफी चर्चा होती रही और लोकसभा चुनावों के दौरान तो लगातार उसके बारे में चर्चा हो ही रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी, उसके आपसी संबंधों के बारे में। ये चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अक्सर चुनावों के समय, चुनावों के बाद भी, चुनावों के पहले भी राजनीतिक क्षेत्र में बार बार भारतीय जनता पार्टी के और संघ के संबंधों को लेकर लोग अलग अलग तरीके के इंटरप्रिटेशंस करते हैं। कभी कहा जाता है कि संघ नाराज है, कभी कहा जाता है कि मोदी, नरेंद्र मोदी जो है वो संघ को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब मोदी की जीत बड़ी हो जाएगी तो संघ छोटा हो जाएगा। फिर हाल ही में अभी जगत प्रकाश नड्डा, जेपी नड्डा, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस को एक इंटरव्यू दिया जिसे लेकर काफी विवाद हुआ। इंटरव्यू को इस तरीके से इंटरप्रेट किया गया कि अब बीजेपी इतनी बड़ी हो गई है कि उसे संघ की जरूरत नहीं है। कई लोग ये भी मानते हैं कि बीजेपी संघ का ही एक एक्सटेंडेड पॉलिटिकल विंग है, जबकि कुछ लोग ये मानते हैं कि एक आरएसएस एक आइडियोलॉजिकल मेंटर है। एक वैचारिक दृष्टि से जो है संघ जो है वो भारतीय जनता पार्टी के को एक मार्गदर्शन देता है जब भी बीजेपी को जरूरत होती है, और बाकी भारतीय जनता पार्टी राजनीति में अपने हिसाब से जो करना चाहती है वो करती है। हम दर्शकों को बता दें कि भारतीय जनता पार्टी 1980 में बनी थी। इससे पहले 1951 में भारतीय जनसंघ बना था, जिसे कि आप एक भारतीय जनता पार्टी का पूर्ववर्ती अवतार मान सकते हैं। भारतीय जनसंघ, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उसके संस्थापक सदस्यों में से एक थे। और उस समय भारतीय जनसंघ 1977 तक विपक्षी राजनीति करता रहा। और 1977 के बाद अ, जो है वो 1977 में जनता पार्टी में उसका विलय हो गया। फिर बाद में जनता पार्टी की सरकार टूटी और 1980 में भाजपा बनी। तो इन सब विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो विशेषज्ञ मौजूद हैं। श्री राजीव तुली जी। राजीव तुली जी लगातार सभी प्रमुख समाचार पत्र पत्रिकाओं में लेख लिखते रहते हैं और सुरुचि प्रकाशन के फिलहाल अध्यक्ष भी हैं। सुरुचि प्रकाशन को आप एक संघ प्रेरित जो है वो प्रकाशन संस्थान कह सकते हैं। देश के सबसे पुराने प्रकाशन संस्थानों में से एक है। और इसके अलावा हमारे साथ विपिंद्र जी हैं। विपिंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। विपिंद्र जी ब्लूमबर्ग सहित कई देश विदेश की प्रमुख एजेंसियों, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं में काम कर चुके हैं और अभी भी लगातार समसामयिक विषयों पर लगातार अपनी टिप्पणियां करते रहते हैं। तो राजीव जी, आपके आने से पहले हम चर्चा कर रहे थे, तो मैं सबसे पहले विपिंद्र जी आपसे पूछना चाहूंगा कि आप जो है वो किस तरीके से संघ और भाजपा, आरएसएस और बीजेपी के रिलेशनशिप को देखते हरुणानंद जी, थैंक यू। आपका नेशनलिस्ट व्यू प्रोग्राम जो है वो बहुत पॉपुलर है, तो आपको बहुत बहुत बधाई इस विषय पे। और बहुत अच्छा इश्यू आपने आज चूज किया था। मैं थोड़ा सा अंग्रेजी और हिंदी दोनों मिलजुल के हैं? जी जी, बिल्कुल मिली जुली बिल्कुल। भाषा में बोलूँगा, क्योंकि मैं थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ अंग्रेजी में, मैं तो दर्शकों को इसलिए। बता दूं कि विपिंद्र जी जो भी अंग्रेजी में बोलेंगे, मैं उसके मुख्य बिंदुओं का तर्जुमा जो है वो, अनुवाद जो है वो, बात आगे बढ़ाने से पहले करें। तो विपिंद्र जी प्लीज। या तो आप आरएसएस बीजेपी जो अभी नड्डा जी का जो बयान आया है उसके ऊपर बहुत ज्यादा चर्चा अभी मीडिया में हो रही है। काफी लोग उसके बारे में ओपिनियंस पीसेस लिख रहे हैं। कि मैंने एक देखा था, खासकर प्रिंट में, द प्रिंट में जिसमें आप भी लिखते हैं बीच बीच में कॉलम्स, उसमें एक लेखक ने लिखा है कि एक बीजेपी आरएसएस का स्प्लिट तय हो गया है अभी। ये तो नागपुर से विवेक देश पांडे का आलेख है। विवेक देश पांडे जी का आर्टिकल है, उसमें मतलब उन्होंने लिखा है कि कल्पनाशीलता की अतिरेकता जिसे कहती है। एक्चुअली आप इसको देखेंगे तो मैं एक्चुअली आपको एक प्रैक्टिकल उदाहरण के साथ मैं ये रिश्ते के बारे में बताऊंगा। एक परिवार है, एक परिवार में फादर मदर है, फिर उसके बाद दो तीन बेटे हैं, ऐसे आप मान के चलिए, तीन बेटे हैं मान के चलिए। तो एक रिश्ता बाप बेटे का रिश्ता है। इसमें बेटा से 21 साल का हो गया तो उसका शादी करने का टाइम आ गया, इसका मान मान के चलिए। तो 25 साल में उम्र में वो शादी हो जाता है। कुछ सालों बाद वो परिवार अलग हो जाता है। हस्बैंड एंड वाइफ, वो जो बेटे का जो परिवार है वो अलग हो जाते हैं और अलग जाके वो इंडिपेंडेंटली ऑटोनोमसली उनका परिवार चलता है।
ये जो बीजेपी आरएसएस का रिश्ता है ये भी ऐसा ही है। आप मतलब पत्रकार होने के नाते मैं आरएसएस बीजेपी को काफी कवर किया हूं, तो मुझे इसका समझ है कि जो बीजेपी है, ऐसे काफी सारे संगठन है जिसको संघ परिवार कहते हैं या विविध क्षेत्र कहते हैं संघ की भाषा में, जिसमें ये संगठन सारे इंडिपेंडेंटली ऑटोनोमसली काम करते हैं। तो 2018 में माननीय पूजनीय सरसंघ चालक जी का एक 3 दिन की दिवसीय एक चर्चा हुआ था थिंकर्स के साथ दिल्ली में। उसमें एक सवाल आया था, सरसंघ चालक जी को पूछा गया था कि आप बीजेपी को क्यों देते हैं, आप वर्कर्स लोन करते हैं, बाकी पार्टीज को क्यों नहीं करते हैं। उस समय सरसंघ चालक जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया, हमें सिर्फ बीजेपी मांगते हैं कार्यकर्ता, हम देते हैं, कोई और पार्टी मांगेगा तो हम उसको भी देंगे। उसको हम उदाहरण, आप अर्ली 90s की बात करें तो माननीय तथोपंत तेंगड़ी जी जो बीएमएस के फाउंडर हैं, ही वॉज ऑल्सो द इलेक्शन एजेंट ऑफ भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, है ना। तो ये, और उनका जो एससी फेडरेशन है, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, उसकी जनरल सेक्रेटरी भी रहे हैं माननीय तत्वपंत तेंगड़ी जी उस समय। तो कोई और मांगेगा उनको भी देंगे। तत्वपंत तेंगड़ी जी प्रचारक थे संघ के, और मतलब क्या बोलते हैं, वो फुल फ्लेज्ड स्वयंसेवक थे। उसके बाद भी वो जाके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के लिए उन्होंने काम किया, एससी फेडरेशन में भी काम किया। आपको ये भी बता दूं कि तत्वपंत तेंगड़ी जी सिर्फ बीएमएस के फाउंडर के नाते नहीं है, वो कम्युनिस्ट और कांग्रेस के जो ट्रेड यूनियंस थे, लेबर यूनियंस, उसमें भी काम किए हैं। वो जी, इंटक में, लेबर यूनियंस को इंटक समझने के लिए इंटक के इंटक सेंट्रल में काम किया प्रोविंसेस में उन्होंने। वो इंटक ओरिजिनली एसेंशियली कांग्रेस की कांग्रेस जो पार्टी के है। वो एआईटीयूसी जब कम्युनिस्ट स्प्लिट हुआ था कांग्रेस में से, तो एआईटीयूसी सीपीआई का ट्रेड यूनियन बन गया था। इंटक वाज फॉर्म्ड बाय द कांग्रेस, उसमें जाके तत्वपंत तेंगड़ी जी काम किए हैं। तो ऐसे आप देखेंगे तो आज की डेट में भी काफी स्वयंसेवक आरएसएस के वर्कर्स बाकी पॉलिटिकल पार्टीज में काम करते हैं। आपको और एक उदाहरण देता हूं, अभी जो तेलंगाना का चीफ मिनिस्टर है रेवंत रेड्डी, वो फुल फ्लेज स्वयंसेवक है। पहले वो विद्यार्थी परिषद में काम कर चुके हैं, आजकल कांग्रेस में है। ऐसे काफी उदाहरण मैं आपको दे सकता हूँ। तो ये मेरा मानना ये है कि ये जो स्प्लिट की बात करते हैं, ये थोड़ा स्टूपिड वाला सवाल है। बेटा और का शादी हो गया, वो अलग परिवार बन गया उनका, इसका मतलब बाप बेटे का रिश्ता टूट गया क्या? वो अभी भी विजिट करते हैं, कंसल्ट करते हैं। बेटे का कोई समस्या हो जाता है, फाइनेंशियल समस्या हो जाता है या कोई और समस्या हो जाता है, वो आके पापा से सलाह तो लेते ही है ना, पापा मेरा ये समस्या हो गया, मैं क्या करूं। तो ये समस्या चलता रहता, जो समस्या है इसको कैसे सुलझाऊं, ये सलाह तो लेते ही है ना। ऐसा वाला रिश्ता है एक, इसलिए संघ परिवार बोलते हैं, यानी कि संघ फैमिली। तो ये वाला एक इम्पोर्टेंट विषय है। और एक विषय मैं जी लास्ट पॉइंट में बता देता हूँ। जी जी हाँ प्लीज। और मैंने बताया कि ऑटोनमस और इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है संघ परिवार में, काफी 35-40 ऑर्गेनाइजेशन है संघ परिवार में, बीएमएस, एबीवीपी, बीवीपी, आप जितना मर्जी, आप किसान संघ, ये सारे इंडिपेंडेंट ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन है। वो इंडिपेंडेंट अपना डिसीजन खुद लेते हैं, अपना ऑफिस बेरस खुद तय करते हैं। सिर्फ संगठन मंत्री मोस्टली प्रचारक से रहते हैं, विच वूज लोन्ड बाय द आरएसएस टू वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो उनका काम वहां खत्म हो जाता है, जब आरएसएस चाहता है, वो वापस बुला लेते हैं उनको। जैसे रामलाल जी बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन रहे हैं, नेशनल जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन फॉर मोर देन 12 years। उसके बाद रामलाल जी को वापस उन्होंने बुला लिया था। और बीएल संतोष जी, वो भी संघ प्रचारक हैं, वो संगठन मंत्री रह चुके हैं। सिमिलरली देयर आर लॉट ऑफ संघ स्वयंसेवक हु आर इन बीजेपी, प्रेसिडेंट से लेके, वाइस प्रेसिडेंट से लेके, प्रधानमंत्री से लेके, होम मिनिस्टर से लेके, रक्षा मंत्री से लेके, सारे स्वयंसेवक हैं, संघ ऑफिस बैरर्स हैं। सो ये वाला जो बयान है जेपी नड्डा जी का, उसको सही तरीके से समझना चाहिए। उसको अननेसेसरी एक पॉलिटिकल स्पिन देने की कोशिश हो रही है, वो बेकार की बात है। मतलब मोटा मोटे दौरे पे ये बेकार की बात है, ये जो पॉलिटिकल स्पिन देने की बात है। राजीव जी, ये जो संघ को और भाजपा के संबंधों को लेकर, पत्र, क्योंकि आपका लगातार पत्रकारों के साथ इंटरेक्शन आपको काफी रहता है, आप खुद भी लिखते रहते हैं और आपको एक तरीके से एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव भी है, ये क्या दिक्कत क्या है, इंटरप्रिटेशन में दिक्कत है, या एक तो आप थोड़ा सा दर्शकों के लिए संघ और भाजपा के रिलेशनशिप को आप कैसे देखते हैं उसको डिफाइन करें।
और ये जो कंट्रोवर्सीज टाइम टू टाइम होती रहती है। और दूसरा, मैं हमने देखा भी बहुत सारे डीप फेक भी चलते रहते हैं आजकल चल रहे हैं। जैसे अभी दिल्ली के लोकसभा चुनाव से पहले एक संघ की चिट्ठी चल रही थी जो डीप फेक थी, कि जिसमें कहा गया था कि एक कांग्रेस आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार महाबल मिश्रा जो पश्चिमी दिल्ली से खड़े हो रहे हैं उनको संघ सपोर्ट कर रहा है। वो फेक लिखने वाले ने इतनी भी बुद्धि नहीं बरती कि उसने नीचे जो लिखा कि सह सरकार डॉक्टर मनमोहन वैद्य, प्रचार विभाग, हाँ प्रचार प्रमुख। प्रचार प्रचार विभाग का लिखा, हाँ उन्होंने जो है तो अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख शायद उन्होंने उनका वो लिखा, जी। जबकि वो कई वर्ष पहले ही सह सरकार्यवाह बन चुके और उसके बाद उनके पास अब और भी नया दायित्व। तो एनीवे, तो ये संघ के नाम से जो है वो चल जाता है। उससे पहले भी एक क्या कहते हैं, ये फेक टाइम टू टाइम चला। तो ये क्या संघ का और राहुल गांधी तो खासकर लगातार अटैक कर रहे हैं संघ पे जो है। इससे पहले संघ पे इतना राजनीतिक क्षेत्र में अटैक नहीं हुआ। ओवरऑल सिनेरियो में पहली बार भाजपा से संघ के संबंधों को आप कैसे देखते हैं, क्या ये इवॉल्व हुए हैं? और यही प्रश्न मैं क्या कहते हैं देवेंद्र जी आपसे पूछूंगा, खासकर मोदी ईरा में जो है, बीजेपी का जो मोदी ईरा है उसमें जो है वो, इज देयर अ क्वालिटेटिव चेंज इन द रिलेशनशिप बिटवीन बीजेपी एंड आरएसएस? तो राजीव जी बताइए आप, और भी कोई पक्ष अगर आप छूना चाहें तो प्लीज फील। बिल्कुल अरुण जी, शुरू से शुरू करते हैं। संघ की स्थापना हुई 1925 में। संघ के जो संस्थापक थे डॉक्टर केशव मुनीराम हेडगेवार, वो उससे पहले राजनीतिक क्षेत्र में, वो उससे पहले क्रांतिकारियों के साथ देश की स्वतंत्रता के लिए काम कर चुके थे। उनको समाज क्षेत्र के लगभग सब जो एस्पेक्ट्स हैं उनका अनुभव था। उस सब के बाद या उस सब अनुभवों के बावजूद उन्होंने संघ की स्थापना की। उनको लगा कि कहीं ना कहीं जो व्यक्ति निर्माण का काम है वो व्यक्ति निर्माण का काम छूट रहा है। व्यक्तिगत और राष्ट्रीय चरित्र की बात जो है वो लोग नहीं करते हैं। क्यों एक व्यक्ति देश की स्वतंत्रता के आंदोलन में भाग लेता है और कहीं उसके परिवार पे कोई समस्या आती है तो वो सब छोड़ छाड़ के साइड में हो जाते हैं, एक तरफ हो जाते हैं। क्यों संगठनों में ऐसा होता है कि जो कार्यकर्ता है और जो नेता का है, दोनों के जीवन स्तर में अलग सा अंतर दिखता है। दोनों एक ही स्थान पर रह भी रहे हैं तो दोनों जो है उनका लाइफस्टाइल बिल्कुल अलग है। एक ही स्थान पर रहते हुए भी कोई बैठक हुई, कोई मीटिंग हुई, कोई शिविर हुआ, तो ये सब देखते हुए उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि व्यक्ति को संस्कारित करने के लिए, उसमें राष्ट्र का भाव भरने के लिए, व्यक्ति व्यक्ति में एक दूसरे के लिए सहानुभूति लाने के लिए एक संगठन शुरू करना चाहिए। और उन्होंने संगठन शुरू किया। बाद में उसका नाम उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ रखा। तो 1925 से लेकर के 1940 तक संघ जो है वो विश्व देश के सब प्रांतों में पहुंच गए। उस समय के जितने भी प्रांत थे, एकदम इधर फार ईस्ट और फार वेस्ट, जो अभी जिसको ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान कहते हैं, और उससे भी आगे पेशावर तक भी जो है वो संघ 1940 तक, देश की स्वतंत्रता से पहले 1947 तक वहां पहुंच गया। 1940 में डॉक्टर साहब का निधन हो गया और उनके स्थान पर दूसरे सरसंघ चालक आरएसएस के प्रमुख गुरु गोलवलकर जी, माधव सदाशिव राव गोलवलकर, वो संघ के दूसरे सरसंघ चालक बने। जब वो दूसरे सरसंघ चालक बने तो परिस्थिति ऐसी बनी कि संघ पर प्रतिबंध लगा 1948 में। तो उस समय ऐसा लगा कि संघ की जो गतिविधियां है, संघ का जो काम है, वो आबाद चलते रहना चाहिए। तो अन्य अन्य संगठनों की स्थापना संघ के स्वयंसेवकों ने, कुछ संघ की योजना से और कुछ संघ की प्रेरणा से। दोनों में अंतर है, संघ की योजना और संघ की प्रेरणा। उसमें से एक संगठन बना भारतीय जनसंघ। भारतीय जनसंघ संघ की योजना से नहीं बना, संघ की प्रेरणा से बना। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और कुछ लोगों को लगा कि देश में विभाजन के बाद हिंदू की बात होना थोड़ा कम हो गया है, मुसलमान जो है वो और ज्यादा, क्योंकि उस समय हिंदू मुसलमान की बाइनरी में देश का विभाजन, स्वतंत्रता हुई थी, विभाजन हुआ था, तो हिंदू मुसलमान की बाइनरी में ही बात होती थी। तो यदि ऐसा ही चला तो फिर कुछ वर्षों के बाद शायद देश का विभाजन होने की स्थिति ना आ जाए। तो एक ऐसा राजनीतिक दल भी होना चाहिए जो इस विषय की राजनीतिक क्षेत्र में बात करे, क्योंकि कांग्रेस का एकाधिकार था लगभग करके। कम्युनिस्ट भी कांग्रेस के साथ मिलकर काम करते थे, या फिर उसके बाद उन्होंने थोड़ा थोड़ा अपने आप को अलग करना शुरू किया और एक अलग पॉलिटिकल फोर्स बनने की तैयारी उन्होंने की। तो कोई ऐसा संगठन भी होना चाहिए जो कांग्रेस से इतर एक विपक्ष की भूमिका भी निभाए और ये हिंदू मुस्लिम की जो बाइनरी है उसमें
देश की बात करें, नया नया विभाजन हुआ है, कहीं ये ना हो विभाजन की स्थिति दोबारा बन जाए। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उस समय के जो सरसंघ चालक थे, माधव सदाशिव राव गोलवलकर श्री गुरु जी से मिलने के लिए आए और उन्होंने कहा मैं एक राजनीतिक दल प्रारंभ करना चाहता हूँ। और संघ पर भी 1948 में बैन लगा था और कहीं भी किसी भी प्रकार संघ के अलावा किसी और संगठन ने संघ पर लगे इस बैन का विरोध नहीं किया था। उस समय की जो संसद थी उसमें संघ पर बैन लगने के विरुद्ध कोई आवाज नहीं उठी थी। तो संघ को भी आवश्यकता लगी कि एक ऐसा संगठन होना चाहिए जो राजनीतिक क्षेत्र में, पार्लियामेंट में, ऐसी जगहों पर जब बात आए तो हमारी बात भी रख सके। श्यामा प्रसाद मुखर्जी आए, संघ ने उस समय अपने कुछ वरिष्ठ प्रचारक जो है, जिसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय थे, नानाजी देशमुख थे, ये सब उनको लोन किए, जिसको अभी विपेंद्र जी कह रहे थे, उन्होंने वो प्रचारक उनको दिए। और फिर बाद में नानाजी ने एक आदर्श स्थापित करते हुए एक निश्चित आयु के बाद अपने आप को राजनीति से विड्रॉ किया और उसके बाद वो समाज सेवा के काम में लगे। और धीरे धीरे ये जो जनसंख्या ये बड़ा होने लगा। 75 से 77 के बीच में जब संघ पर बैन लगा और देश में इमरजेंसी हुई, तो उस समय इस संगठन की ताकत का एहसास लोगों को हुआ। और उसके बाद सत्याग्रह में लगभग 75 से 80% देश भर में जो लोग गिरफ्तार हुए उसमें संघ के स्वयंसेवक थे और संघ की विचारधारा के समर्थित। इसी प्रकार उससे पहले पहले विद्यार्थी परिषद प्रारंभ हो गया था, विश्व हिंदू परिषद प्रारंभ हो गया था, भारतीय मजदूर संघ, किसान संघ शुरू हो गया था। तो ये सब संगठन, विद्या भारती प्रारंभ हो गया था, वनवासी कल्याण आश्रम शुरू हो गया था। तो ऐसे बहुत सारे संगठन तब तक प्रारंभ हो चुके थे। अब होता क्या है, देखिए, दो तरह के संगठन। एक तो संघ ने योजना की, कुछ लोगों को मजदूर क्षेत्र में काम करने के लिए भेजा, दत्तोपंत ठेंगड़ी जी को मजदूर किसान क्षेत्र में काम करने के लिए भेजा, उन्होंने वह संगठन प्रारंभ किया और कुछ और आवश्यकता के अनुसार कुछ और कार्यकर्ता, प्रचारक, संगठन मंत्री उनको चाहिए थे, समय समय पर उन्होंने संघ से लिए। अब ये जो सब संगठन है, इनकी माइक्रो मैनेजमेंट या डे टू डे वर्किंग उनको स्वयं करनी होती है, संघ नहीं करता है। जैसे अभी उन्होंने कहा विवेंद्र जी ने, एक बड़ा परिवार रहता है, एक बिरादरी रहती है, एक समाज रहता है, कुनबा रहता है। तो जो बेसिक्स हैं वो सबके एक जैसे होते हैं। अब वो एक समय में किसी बृहत्तर विषय पर, बड़े विषय पर, क्योंकि उनका डीएनए, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग एक जैसी है, तो वो एक तरह से रिएक्ट करना उनसे अपेक्षा की जा सकती है कि भाई किसी एक विषय पे वो एक तरह से रिएक्ट करेंगे, और वो स्वाभाविक भी है। परंतु आवश्यक वैसा हो ही जाएगा ये नहीं कहा जा सकता। फिर दूसरा, जो संघ का मूल काम है वो व्यक्ति निर्माण का है। वो जो समाज में निर्मित व्यक्ति है, देखिए, संघ ने अपने जिम्मे केवल एक ही काम लिया, वो काम लिया व्यक्ति निर्माण का, शाखा लगाना। व्यक्ति निर्माण कैसे होगा? खेल के मैदान से होगा, शाखा से होगा, वहां आएंगे, खेलेंगे, डिसिप्लिन में रहेंगे, उसमें बौद्धिक शारीरिक विकास करेंगे, उससे व्यक्ति निर्माण। संघ के जिम्मे केवल आज भी यही काम है, व्यक्ति निर्माण का ही काम। तो संघ केवल व्यक्ति निर्माण करता रहेगा, उससे समाज परिवर्तन हो जाएगा? तो नहीं। ये जो व्यक्ति निर्मित है, जो संघ की शाखा में निर्मित व्यक्ति है, ये समाज का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं छोड़ेगा जिसमें जाकर के ये संघ का विचार लेकर के, संघ का विचार माने राष्ट्रीय विचार, जो इस देश का मूल विचार है वही संघ का विचार। और उसको अगर एक्सप्लेन करना हो तो मोटा मोटा 3 बातों में आप एक्सप्लेन कर सकते हो। एक सत्यम विप्रावोधो वदन्ति, सर्वे भवन्तु सुखिनः, वसुधैव कुटुंबकम। इन 3 बातों को जो मानता है वो संघ का स्वयंसेवक ही है। बेसिकली आप ये मान लीजिए, शाखा में आया होगा नहीं होगा, संघ का विचार इन्हीं 3 बातों के अराउंड घूमता। तो विपिंद्र जी, मैं जी ठीक है। दूसरी बात, एक मिनट, सॉरी, तो अब इस पर वापस आते हैं कि ये जो अभी जो स्टेटमेंट आया है, देखिए, जब ये सब संगठन छोटे थे, जितने संगठनों के मैंने नाम लिए, तो जो संघ का दायित्ववान कार्यकर्ता था वो अपने बैग में, अपने बस्ते में, अपने झोले में इन सब की एक एक डायरी रखता था। वनवासी क्षेत्र में काम करने वाला संघ का कार्यकर्ता होगा तो उस पर एक डायरी होगी जिसमें लिखा होगा कौन से जगह में, कौन से जिले में, कौन से खंड में, तहसील में, गांव में कितने एकल विद्यालय चलते हैं, कहाँ पर वो एम्बुलेंस चलती है, कहाँ पर वो बाइक एम्बुलेंस चलती है, कहाँ पर वो संस्कार केंद्र चलते हैं। तो वो कार्यवाही जो जनरल सेक्रेटरी, संघ का सीधा सीधा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जनरल सेक्रेटरी रहता, उसकी डायरी में ये सब रहता। तो कहते थे कि जो संगठन डायरी से बाहर निकल गया वो बड़ा हो गया,
या जिस संगठन को कार्यवाह ने अपनी डायरी से निकाल दिया वो बड़ा हो गया। तो एक समय था संघ के हर प्रकार के कार्यकर्ता, हर स्तर पर कार्यकर्ता इन सब संगठनों में जाते थे, मगर अल्टीमेटली संघ की भी एक लिमिटेड रास्ता था। तो संघ भी ये कहता है कि भैया हमारे से कब तक कार्यकर्ता मांगते रहोगे, आप क्षेत्र में इतने वर्षों से काम कर लो, अपने कार्यकर्ता खड़े करो ना। तो सब संगठनों ने अपने कार्यकर्ता अपने संगठन में उस स्थान पे अपनी आवश्यकता के अनुसार तक खड़े करने के लिए उन्होंने वो सब कार्यकर्ता, वो सब प्रशिक्षण विधियां, वो सब टर्मिनोलॉजीज, कहीं पे विस्तारक, कहीं पे पूर्णकालिक, कहीं पे प्रचारक, ये सब उन्होंने अपने हिसाब से खड़े करने प्रारंभ किए। और संघ के लिए ये अच्छा ही है कि जो संगठन संघ की प्रेरणा से या संघ की योजना से प्रारंभ हुए वो धीरे धीरे स्वायत्त हो जाए, स्वच्छंद नहीं हो जाए, स्वायत्त हो जाए, आत्मनिर्भर हो जाए। ये संघ के लिए अच्छा है। तो संघ उससे अपने मूल काम में लग सकता है। मुझे लगता है एक समस्या जो मीडिया के साथ है, वो भाजपा पहले कवर करना प्रारंभ करते हैं, संघ को बाद में जानने का प्रयास करते हैं। जब वहां जाकर के पता लगता है कि संघ भी महत्व रखता है, तो फिर वो हर चीज को राजनीतिक चश्मे से देखने का प्रयास करते हैं। जो बात नड्डा जी ने कही है वो बात टेक्निकली बिल्कुल ठीक है। संघ के सब बैठकों में, संघ के सब स्थानों पर इन विषयों पर चर्चा होती है। तो ये कहा ही जाता है कि भाई विश्व हिंदू परिषद बहुत बड़ा संगठन हो गया, वो अपने निर्णय स्वयं करता है, कुछ विषयों पर आकर कंसल्ट करता है, एक पालक अधिकारी रहता है, उनके साथ कुछ विषयों पर चर्चा कर लेते हैं। भाजपा है, भाजपा बड़ा संगठन हो गया, विद्यार्थी परिषद बड़ा संगठन हो गया, विद्या भारती बड़ा संगठन हो गया। अब आप विद्या भारती का उदाहरण लीजिए, प्रारंभ किया होगा कुछ स्वयंसेवकों ने, मगर आज विद्या भारती के विद्यालयों की जो मैनेजमेंट है, देखिए इससे बड़ा समाज के सहयोग से चलने वाला संगठन विश्व में दूसरा नहीं हो सकता जैसा विद्या भारती है। विद्या भारती की जो बिल्डिंग्स बनती हैं, विद्या भारती के जो स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, उसमें कहीं से पैसा नहीं आता, समाज ही सहयोग देता है। लगभग सब विद्यालय घाटे में चलते हैं, परंतु वो घाटे भी समाज पूरे करता है, एक्सपेंशन भी समाज सहयोग करता है। और विद्या भारती जो एकल विद्यालयों को या सुदूर क्षेत्रों में चलने वाले कुछ संस्कार केंद्रों को सपोर्ट करता है, उसके लिए भी समाज ही योजना देता, पैसा देता है। और उनकी सारी मैनेजमेंट जो है वो 90% लोग नॉन स्वयंसेवक होते हैं उन मैनेजमेंट से। तो मैं राजीव जी चर्चा को थोड़ा और आगे ले जाता हूँ। विपिंद्र जी, आप तो न्यूज रूम का हिस्सा लंबे समय तक रहे हैं, अभी भी हैं ही, मतलब अभी आउटसाइड बिकॉज यू मोर एज ए कंसल्टिंग एडिटर। तो क्या फ्लॉ आपको आपने नजर आया, और खासकर इसमें भी थोड़ा सा आप फर्क ये भी करें कि क्योंकि आपने ब्लूमबर्ग जैसी विदेशी एजेंसियों में भी काम किया है, तो क्या जो हमारे यहाँ के जो देसी पत्रकार हैं, खासकर जो राजनीतिक पत्रकार हैं और जो विदेशी राजनीतिक पत्रकार हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग में क्या बेसिक फ्लॉ है? क्या संघ को लेकर, संघ और भाजपा के संबंधों को लेकर क्या दिक्कत है, और उसको जो है आपको क्या लगता है कि दूर कैसे किया जा सकता है? संघ को इस दृष्टि से या बीजेपी को कुछ इस दृष्टि से करने की जरूरत है? मतलब हम सलाह नहीं दे रहे हैं, क्योंकि सलाह देना तो राष्ट्रीय शौक है अपने देश में, लेकिन चर्चा कर रहे हैं क्योंकि अमूमन समस्याओं पे चर्चा होती है। लेकिन क्या समाधान भी क्या हो सकता है इसका? क्योंकि मैं भी लगभग 3 दशक से पत्रकारिता में मैं लगातार देख रहा हूँ कि यही जो फॉल्स नैरेटिव है, जो एक गलत विमर्श है, ये एक साइक्लिक जो है, एक वो है, ये आता रहता है बार बार जो है। और हर बार सोशल मीडिया पे आने की वजह से अब पहले से ज्यादा उसका प्रभाव होता है, पहले से ज्यादा जो है वो मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चलता है, तो और पहले से ज्यादा इम्पैक्ट उसका होता है। तो आपको क्या लगता है कि व्हाट इज द बेसिक प्रॉब्लम जो है कि आरएसएस बीजेपी के रिलेशनशिप को लेकर समझने में? अरुण आनंद जी, इसमें एक्चुअली आप देखेंगे तो पॉलिटिकल डिस्कोर्स भी हो या मीडिया रिपोर्टाज भी हो, उसमें ऑलवेज आरएसएस बीजेपी कंबाइन करके उसको आइफनेट करते हैं दोनों ऑर्गेनाइजेशंस को, एसेंशियली बिकॉज वो आइडियोलॉजिकल फैमिली से आते हैं, एक ही आइडियोलॉजिकल फैमिली से आते हैं, वो सब ठीक है। बट अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम कहाँ पे है, ये मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। जैसे राजीव चुली जी ने सही बताया कि ये जो पॉलिटिकल व्यू से, चश्मा से वो उसको देखने की कोशिश करते हैं, ये वाला रिलेशनशिप। और एक बहुत बड़ा फ्लॉ है, ये कम्युनिस्ट फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस जो है, कम्युनिस्ट पार्टी, बीट द रशियन कम्युनिस्ट पार्टी और द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और द इंडियन कम्युनिस्ट पार्टीज, उनका जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट है,
वही कॉन्सेप्ट को आरएसएस बीजेपी एंड इट्स परिवार ऑर्गेनाइजेशन के जो रिलेशनशिप है उस पर तोपने की कोशिश करते हैं मीडिया। और सी फ्लॉ कम्स फ्रॉम द बेसिक विच इज द एजुकेशन। एजुकेशन में आपको भारतीय विषयों के बारे में, भारतीय कल्चर के बारे में ज्यादा बताने के बजाय यूरोपियन पॉलिटिक्स के बारे में ज्यादा बताता जाता है। तो उनका जो जर्नलिस्ट की अंडरस्टैंडिंग है वो इट कम्स फ्रॉम देयर। तो ये बहुत बड़ा फ्लॉ है। और जैसे राजीव जी ने बताया, सही बताया, most journalists they started their career, political reportage career, from covering BJP or Congress party, whatever. But basically, since we are talking about BJP RSS relationship, they start from BJP and they try to impose that same communist model of frontal organizations on the RSS BJP and संघ परिवार organizations combined. So इसमें एक बहुत बड़ा फ्लॉ इसीलिए आता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग सही नहीं है। सी आरएसएस and its Sangh Parivar organization, Vividha Kshetra organization, it has a very unique character. It is a very Indian character, Bharatiya character. तो इसका मुझे लगता है there are a lot of people who are actually studying today, even at the PhD level, people are researching on the RSS's model of organizational work. तो इनका जो कार्य पद्धति है वो थोड़ा यूनिक है, थोड़ा डिफरेंट है फ्रॉम द वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसको समझने की कोशिश करना चाहिए जर्नलिस्ट। मैं सलाह नहीं दे रहा हूँ, एक प्रकार से मेरा एक ये क्या बोलते हैं इसको, इट्स अ मैटर ऑफ माय अंडरस्टैंडिंग व्हिच आई एम ट्राइंग टू शेयर विद अदर्स। तो इट्स अ शेयरिंग, इट्स नॉट अ सजेशन। तो मेरा व्यू मैं सजेस्ट करता हूँ। आई वर्कड इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, आई हैव रिपोर्टेड ऑन संघ, आरएसएस, बीजेपी एंड अदर्स फॉर सेवरल ऑर्गेनाइजेशंस। उसमें प्रॉब्लम यही आता है, और पर्टिकुलरली खासकर जो फॉरेन न्यूज एजेंसीज हैं उनको बिल्कुल समझ नहीं है भारतीय ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्सेप्ट्स के बारे में। तो वो यही गड़बड़ी करते हैं। और फॉरेन एजेंसी में मोस्ट प्रोबेबली रिपोर्टर होगा इंडियन, बट उनका एडिटर होगा फॉरेनर। फॉरेनर को समझाते समझाते पागल हो जाते हैं रिपोर्टर्स, इवन इफ दे अंडरस्टैंड थिंग्स। बट फॉर्चुनेटली टुडे द कल्चर इन मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस इज चेंजिंग, क्योंकि मुझे पता है कई बार सेवरल जर्नलिस्ट जिनको इस विषय के बारे में समझना चाहते हैं, सिंस आई हैव कवर्ड बीजेपी एंड आरएसएस एंड आई पीपल कम टू मी एंड आस्क मी, यार ये इसके बारे में लिखना चाहता हूँ बिपिंद्रा, इसका क्या करेक्ट अंडरस्टैंडिंग क्या है, व्हाट इज योर व्यू ऑन दिस, ये सही बोल रहा हूँ मैं या गलत बोल रहा हूँ, कैन आई कॉल एबीवीपी एज अ फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आरएसएस और शुड आई कॉल इट एज अ स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बीजेपी, ऐसे मेरे से पूछते हैं। तो विच इज अ चेंज इन द कल्चर दैट इज हैपनिंग because of the rise of the BJP in the last 10 years, which emerged as the biggest political organization in the world in the recent times. So this actually it's a matter of curiosity. Okay, उस क्यूरियोसिटी को हमें दूर करना चाहिए, उसके लिए प्रयास भी करना चाहिए। People who understand these organizations better, both at the social level and at the political level, need to explain and do some sort of a वर्कशॉप काइंड ऑफ अ थिंग फॉर दीज फॉर जर्नलिस्ट ऑफ ऑल यूज। तो ये वाला एक विषय है। आपने एक पहले एक सवाल पूछा था, द क्वालिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन एन आरएसएस एज इज चेंज्ड अंडर द मोदी गवर्नमेंट इन द लास्ट 10 years। मुझे लगता है ये थोड़ा आई डोंट सी ए क्वालिटेटिव रिलेशनशिप एक्सेप्ट फॉर वन एस्पेक्ट विच आई विल एक्सप्लेन। आप थोड़ा सा देखिए, मैंने पहले बताया प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री सारे they are all coming from RSS. They proclaim themselves proudly as RSS people. 1980 में जो स्प्लिट हुआ था जनसंघ में, वो इस विषय के कारण ही हुआ था कि द ड्यूअल मेंबरशिप इशू वाज रेज्ड बाय अदर्स against the भारतीय जनसंघ representatives who were part of the जनसंघ, and उसी वजह से स्प्लिट हुआ था। Post that in 1980 when BJP was formed, there was an actual disconnect between the BJP and the RSS at that point in time. आपको history if you read, वो सुधर गया 1986 में when LK Advani ji became the president of the party. From then to now, मुझे लगता है काफी इतना क्वालिटेटिव चेंज नहीं हुआ है। मे बी देर आर क्वांटिटेटिव चेंजेस। क्वांटिटेटिव चेंजेस मतलब संगठन में काफी नए लोग आए हैं। बीजेपी एज अ पॉलिटिकल पार्टी, BJP political party has included and inducted several people from other political parties into the organization.
काफी प्रोफेशनल्स, नए प्रोफेशनल, बिल्कुल आइडिया नहीं है बट बीजेपी की आइडियाज के बारे में उनको अच्छा ओपिनियन है, दे हैव कम एंड जॉइन द पार्टी. सो देयर इज अ क्वांटिटेटिव चेंज बट नॉट अ क्वालिटेटिव चेंज. मैं आपको जस्ट आंकड़े के साथ उदाहरण देता हूं. बीजेपी प्रेसिडेंट 1% from RSS. BJP's National General Secretary organization, there are two people, organizing secretary and joint organizing. Both of them are from RSS. There are 3 Sangataks who are also full-timers, but their role is different. All 3 of them are from RSS. आप पार्लियामेंट्री बोर्ड देख लीजिए. देयर आर 11 मेंबर्स इन द पार्लियामेंट्री बोर्ड. उसमें 7 लोग, मेरे जानकारी से बता रहा हूं, मुझे मे बी ऑल 11 ऑफ देम आर फ्रॉम आरएसएस, बट मेरे जानकारी जो है उसमें 7 लोग दे आर फ्रॉम आरएसएस. सेंट्रल इलेक्शन कमीशन 15 लोग हैं, उसमें 11 लोग आर फ्रॉम आरएसएस. सेंट्रल ऑफिस बेरर्स, नेशनल ऑफिस बेरर्स 35 लोग हैं. 35 लोग में से नियरली 20 पीपल आर फ्रॉम आरएसएस. ओके, तो नेशनल जनरल सेक्रेटरीज 7 के 7 लोग आर फ्रॉम आरएसएस इन बीजेपी टुडे. ओके, सो नेशनल वाइस प्रेसिडेंट्स 10 लोग हैं, उसमें मेरे जानकारी से 3 लोग आर फ्रॉम आरएसएस. सो इफ यू लुक एट इवन क्वांटिटेटिवली लुकिंग एट द ऑर्गेनाइजेशन, इट इज फिल्ड विद पीपल फ्रॉम द आरएसएस बैकग्राउंड. ओके, सो उसमें कोई चेंज नहीं है. और जैसे राजीव जी ने बताया, व्यक्ति निर्माण ये संघ का काम है. मोदी जी इज द बेस्ट एग्जाम्पलीफायर ऑफ व्यक्ति निर्माण, इंडिविजुअल डेवलपमेंट. Okay, he's the best example today of a very sharp mind, of great organizational skills, great branding skills, great marketing skills, great political campaign skills, great I mean, all of them are great. He's a huge personality. There may be critics against him, that is a different issue, but I admire the personality of RSS, Vyakti Nirman, in how Modi has been developed by the RSS. Unka I mean, not until 2002 or 2001, he was a RSS Pracharak. He was a National General Secretary organization from 98 to 2001. उसके बाद Chief Minister बन के गए हैं. So, if you look at it, qualitatively there is no change in the relationship, but quantitatively there is a change, as I explained. So, basically, even today, when there is a RSS meeting at the highest level, BJP people go and represent the organization, explain जो प्रेरणा से बनी थी organization, but still the people from the RSS who are there in the political arena in the BJP, they continue to consult with the RSS. So मुझे लगता है there is no not much of a qualitative change, but only quantitative change has happened because BJP is growing as an organization and more new people are coming and joining. So that is the unique feature of BJP RSS relationship. राजीव जी, एक अंतिम प्रश्न लेते हैं आपके साथ. आप कैसे इवॉल्व होते हुए देख रहे हैं ओवरऑल भाजपा और संघ के संबंधों को? पिछले 10 साल में क्या हुआ, आगे के 10 साल में जो है, क्या आपको लगता है कि कोई महत्वपूर्ण बदलाव जो है वो आ रहा है? मैं मतलब कैसे आप इसको देखते हैं? और जो बात हमारी चर्चा हुई थी कि जो है, आपको क्या लगता है कि करेक्ट कोर्स करेक्शन करने के लिए, जैसे उन्होंने भी सुझाव दिए, क्योंकि इसमें एक मुझे लगता है कि संघ के साथ एक पैराडॉक्सिकल सिचुएशन है कि संघ अपना प्रचार कभी नहीं करेगा. संघ का जो प्रचार विभाग भी है वो जो राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे हैं या जो राष्ट्रीय विचार है उनका प्रचार करेगा. तो ये जो मिसकंसेप्शन जो है वो संघ के बारे में बना दिए जाते हैं कि मैंने एक आलेख भी लिखा था कि संघ को ऐसे शो किया जाता है कि संघ कोई स्कूल प्रिंसिपल है और बीजेपी जो है वो कोई एक ऐसा बदमाश बिगड़ा हुआ बच्चा है है. जो, हाँ, जो बार बार जो है कक्षा से बाहर निकलने की कोशिश करता है और संघ उसको छड़ी मार के जो है वो दोबारा बेंच पे बैठा देता है. तो ये एक मुझे लगता है कि एक सामान्य छवि जो है वो बनाने की कोशिश की है. पर संघ की दृष्टि से जो है, क्योंकि अभी आप लोगों की संघ की अच्छी समझ है और भाजपा की दृष्टि से भी जो है, मतलब ये एक मिसकंसेप्शन को दूर करने के लिए कैसे बात बनेगी अगर करना होगा तो? और कैसे आप इवॉल्व होते हुए देख रहे हैं इन नहीं, सब? मुझे उसमें देखिए, ऐसा सुनिए, दो बातें आपके प्रश्न का उत्तर देने से पहले दो बातें हो चुकी. विपिंदर जी, आप इसके बाद फाइनल में कुछ ऐड करना चाहें तो प्लीज फील फ्री जी.
पहली बात तो ये कि आपको, एक तो ये संघ परिवार करके जो शब्द है, ऐसा कोई शब्द माने संघ की ओर से नहीं है। ये मीडिया में काम करने वाले लोगों हाँ, ने ये मतलब एक समझाने के लिए कई बार यूज किया जाता समझाने के लिए एक शब्द। है। तो भी मान लीजिए इसको आपको समझना है, तो आप इसे संयुक्त परिवार की अवधारणा से समझ सकते हैं। जैसे संयुक्त परिवार रहता है, परिवार बड़ा हो गया, एक दादा थे, दादाजी के 3 बच्चे थे, उनके नीचे 6 बच्चे थे, उनके नीचे अब 12 हो गए, तो उनका जो एक वो वंश वृक्ष बनेगा। आपको उससे समझना है। तो दूसरी तीसरी पीढ़ी का जो बच्चा होगा, वो कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले या विवाह करने से पहले अपने माँ बाप से पूछेगा, माँ बाप दादा से कंसेंट, अपना कंसेंट देने के बाद थोड़ा वो करने के लिए सबको ले जा करके वहां हाँ करवा करके शादी सिरे चढ़वा देंगे। वो देखिए ऐसा दीदी, नहीं है कि लड़का की, मैं थोड़ा सा आपको वो करता हूँ, जो है मुझे बताइए, ये मीडिया जो है क्यों समझ नहीं रहा है इस बात को? नहीं, उसके 2-3 कारण है। एक हाँ। कारण तो मुझे एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट का फोन आया जिस दिन नड्डा जी का स्टेटमेंट आया कि यार ये क्या चल रहा है। उनका क्या चल रहा है माने, ये नड्डा जी का स्टेटमेंट आ गया कि हमें संघ की जरूरत नहीं है। अब मुझे पता था कि मैं उसको समझाता भी तो उसको समझाने का कोई लाभ नहीं था, और मैंने थोड़ा सा प्रयास किया भी। मैंने कहा यार टेक्निकली और एकेडमिकली तो बात यही है, संघ भी यही चाहता है और हमारी सब बैठकों में इस पर चर्चा होती है। अरे यार राजीव जी, मैं इतना सीनियर एडिटर हूँ, आप मेरे को भी वही बात समझा रहे हो जो आप रिपोर्टर होता तो मैं समझ लेता। अब वो समझना ही नहीं चाह रहा है कि है क्या। अभी पिछले दिनों राजनाथ सिंह जी का एक वीडियो चला, बहुत वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि हम सब संघ के स्वयंसेवक हैं, संघ के विचार से प्रेरणा पाते हैं, परंतु डे टू डे अफेयर्स में या माइक्रो मैनेजमेंट जो है वो संघ भाजपा का नहीं करता है या किसी भी ऐसे विविध संगठन का नहीं करता। अब मोर और लेस इसका अर्थ, और जो नड्डा जी ने कहा है, शब्दों का हेरफेर हो सकता है, मगर दोनों में अंतर कहां है। नहीं, पर और मुझे मैं लगता आपकी है बात कि से संघ भाजपा, मैं आपकी बात से संघ, एग्री एक कर रहा हूँ सेकंड एक राजीव जी। सेकंड। हाँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, क्या हम इसको थोड़ा और आगे ले जाते हैं? एक तो ये है कि कुछ पत्रकार है वो तो समझना नहीं चाहते बिकॉज अच्छी कॉपी नहीं बनेगी, ठीक है ना। यस, तो मैंने एक और आलेख भी लिखा है, वो मैं इसलिए नहीं कि मैं, मतलब वो दर्शक उसको देख सकते हैं, वो मेरा आलेख था, वाई कवरिंग आरएसएस इज अ नाइटमेयर फॉर जर्नलिस्ट्स। यस, मैंने पढ़ा था। तो हाँ, कि 3 दिन की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक में वो बैठे हुए, सिर्फ संगठन की बात हो रही है, तो एडिटर भी प्रेशर डालते हैं उनके ऊपर, ऐसे कैसे होगा, बीजेपी पे कुछ तो चर्चा हो रही होगी। मुझे लगता है एक तो बीजेपी को लेकर ऑब्सेशन है बहुत ज्यादा, क्योंकि पॉलिटिक्स में विजिबिलिटी ज्यादा है, विजिबिलिटी गुड भी ज्यादा कॉपी, है। इट मेक्स अ गुड कॉपी बेसिकली जो है। यस, लेकिन यस। आप ये बताइए, संघ के सामने जो चुनौती है, ये मतलब चुनौती कह लीजिए, क्योंकि संघ तो अपना प्रचार कभी करना नहीं चाहता, और प्रचार विभाग भी 1980 के दशक के मध्य में ही जाके बना, तो संघ तो प्रचार करेगा नहीं अपना, तो कैसे जो है वो इस मिसकंसेप्शन को जो है वो दूर किया जाएगा, कैसे किया जा सकता है? आप क्या इस पैराडॉक्स को देखते हैं? क्या ये एक चैलेंज है संघ के लिए? देखिए, मुझे कुल मिलाकर के ये समझ में आता है कि संघ के जितने भी, या मोस्ट ऑफ दी सोशियो कल्चरल इश्यूज जो संघ इतने वर्षों से उठाता रहा है, उसमें से जो सरकार के माध्यम से करने वाले काम थे वो शायद लगभग करके पूरे हो गए। और ये संघ के लिए भी और समाज के लिए अच्छा ही है। धारा 370 का हटना, राम मंदिर का बनना, यूनिफॉर्म सिविल कोड की हम बात करते थे, तो वो यूनिफॉर्म सिविल कोड में भी कुछ चीजें ही रह गई हैं जो बदलने वाली हैं। एक हो सकता है कुछ लोगों का पॉपुलेशन कंट्रोल का एक इशू होगा, वो भी कहीं ना कहीं सामाजिक विषय ज्यादा है। उसके अलावा बाकी जो सारे विषय हैं वो संघ ऐसा मानता है कि वो समाज जागरण के विषय है, समाज को स्वयं से करना है, उसमें सत्ता के करने से बहुत ज्यादा नहीं होगा। इसलिए कहीं कोई संघ के सामने बहुत बड़ा कोई ऐसा पैराडॉक्स और ऐसा वो हो गया है। संघ एक गति से काम करता है और एक्सटर्नल प्रेशर्स में बहुत ज्यादा संघ नहीं आता है। बहुत प्रेशर रहता है संघ पे। अभी भी कोई ऐसा थोड़ी है कि संघ पे, क्योंकि हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो बिल्कुल एकदम नीचे के लेकर के अखिल भारतीय स्तर तक के, मतलब संघ के जो सरसंघ चालक हैं मोहन भागवत जी, वो वर्ष में 2 बार पूरे देश का एक चक्कर लगा लेते हैं। और ऐसे ही सर कार्यवाह जो है, जो नंबर 2 है, वो भी पूरे देश का एक राउंड कर लेते हैं। मैं संघ के किसी एक वरिष्ठ अधिकारी के पास बैठा था, तो
उनका उनसे जब बैठना तो एवरेज दिन में 175 लोगों के मिलने की एवरेज थी उनकी पिछले साल, कुछ से व्यक्तिगत कुछ से सामूहिक। तो जब इतना ट्रेवल करते हैं, इतना लोगों से मिलते हैं, इतने फीडबैक्स आते हैं, इतने प्रेशर्स आते हैं, मगर संघ उसमें से भी रास्ता जो लॉन्ग टर्म में समाज के लिए ठीक होगा वही चुनता है। तो इमीडिएट प्रेशर या इमीडिएट एक्सटर्नल प्रेशर में संघ के लोग या संघ नहीं आता है, ऐसा मेरा पिछले इतने सालों का अनुभव है। और मुझे नहीं लगता कि ये, और देखिए फिर कुल मिलाकर के जो व्यक्ति है वो अस्थायी है, परिवर्तन ही स्थायी है और संगठन स्थायी, और संगठन में लगातार परिवर्तन होना ये भी स्थायी। तो कोई मुझे इसमें बहुत ज्यादा कोई मतलब दोनों में जी कोई जी जो मैं दूसरा ये है कि जो संघ के ये विविध संगठन है, ये कम्युनिस्ट पार्टी या किसी भी राजनीतिक दलों के विंग्स की तरह काम नहीं करते। ये उनके विंग्स नहीं है, ये यूथ विंग है, ये महिला विंग है, ये मजदूर विंग है, विंग्स की तरह काम नहीं करते। तो राजीव जी, आप लोग दोनों लोग, वैसे तो ये कहा जाता है कि मेरा जितना संघ के अधिकारियों से इंटरेक्शन हुआ है और जितना मैंने संघ को ट्रैक करते हुए समझा है कि एक सबसे बड़ा जो है वो ये है कि जब तक आप संघ में आएंगे नहीं तब तक आप संघ को समझेंगे नहीं। तो ये एक, मैं इनफैक्ट और जो, दूसरी बात यह है कि संघ में आने का कोई पैसा नहीं लगता, और समझ में ना आकर छोड़ने पे जाने पे कोई पेनल्टी नहीं लगती। जी, और अब तो ऑनलाइन करने की वजह से संघ ने ज्वाइन आरएसएस करके भी काफी जो है वो आसान वो कर दिया। पर आप दोनों में से खासकर जो दर्शकों के लिए भी, और जो दर्शकों में हमारे सभी वर्ग के लोग शामिल हैं, कुछ ऐसी किताबें अगर आप, या कोई ऐसी चीजें आप बताना चाहें जिसको कि लगातार वो ट्रैक कर सकते हैं, या कुछ ऐसी बेसिक पुस्तकें पढ़ सकते हैं, आप दोनों लोगों से मैं चाहूंगा कि वो, तो आप जरा उसका वो बता दें जो है, ताकि को लोग जो संघ के विषय में, और संघ और भाजपा, खासकर मैं संघ और भाजपा के संबंधों के पर्सपेक्टिव से कह रहा हूँ, मुझे लगता है उसके हिसाब से जो है वो, अगर कोई ऐसी किताबें अगर आपके ध्यान में हो, या संघ को मूल रूप से समझने के लिए, क्योंकि तभी संघ और बीजेपी का रिलेशनशिप समझ आएगा, तो अगर आप सजेस्ट कर सके तो बताएं। भाई आपकी आपकी पुस्तक है नो अबाउट आरएसएस, रतन शारदा जी की पुस्तक है आरएसएस 360 डिग्री, और एक जो अभी उनकी लेटेस्ट पुस्तक आई है कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, अंडरस्टैंडिंग आरएसएस थ्रू कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। अंडरस्टैंडिंग आरएसएस थ्रू कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। तो ये सब पुस्तकें हैं जो आप पढ़ सकते हैं। एक छोटा उदाहरण आपको और देता हूँ, अभी एनेक्डोटल है, थोड़ा मैं बताता हूँ आपको। संघ के एक आइडियोलॉग, एक चिंतक हुए रंगाहरी जी, केरल के मूल रहने वाले थे, प्रचारक थे, संघ के अखिल भारतीय बौद्धिक प्रमुख, सह बौद्धिक प्रमुख भी रहे, उनकी बहुत सारी पुस्तकें भी हैं। तो उन्होंने ऐसी ही किसी एक बैठक में किसी एक कार्यकर्ता ने यही प्रश्न पूछा जो जिस पर अभी हम चर्चा करें। उन्होंने बोला मैं आपको एक छोटा उदाहरण देता हूँ, बहुत प्रेम से बिठा करके अपनी बात करते थे। बोले थोड़े पुरानी समय की बात है, मैं प्रवास के लिए ट्रेन से किसी एक स्टेशन पर पहुंचा। जिस कार्यकर्ता ने लेने आना था, ट्रेन लेट होने के कारण से उसके साथ में सामंजस्य नहीं बैठे। मोबाइल फोन की बहुत ज्यादा सुविधा उन दिनों में नहीं थी। स्टेशन पे उतरे, कुछ समय प्रतीक्षा किया, कोई कार्यकर्ता लेने नहीं आया, तो स्वयं ही अपना बैग लेकर के बाहर निकले। बाहर ऑटो वाले को पूछा कि आरएसएस ऑफिस जानते हो, मेरे को आरएसएस ऑफिस जाना है। बोला हाँ मैं जानता हूँ, आप बैठो। ऑटो में उड़ाया, तो आरएसएस ऑफिस कैसे जानते हो? अरे मैं जानता हूँ, आप चिंता मत। बिठाया और बीजेपी के ऑफिस के बाहर ले जाकर के अपना ऑटो रोक। बोले ये तो आरएसएस नहीं, है तो बीजेपी का ऑफिस है। बोले नहीं, ये सब एक ही है, आरएसएस बीजेपी। तो ये कंफ्यूजन जो है वो बिल्कुल नीचे वाले को नहीं है, ऊपर कहीं कुछ कंफ्यूजन इस तरह का हो सकता है। संघ के लिए अच्छा है नहीं अच्छा है वो, क्योंकि संघ ने तो पूरे समाज के संगठन का काम अपने जिम्मे लिया है। एक विदिन समाज के बीच में ही कोई एक संगठन खड़ा करने का काम नहीं लिया। वो मुझे लग अच्छा रहा है है बुरा है तो संघ को अपने कुछ कार्यकर्ता जल्दी जो है ना कांग्रेस को भी देने पड़ेंगे, उसके संगठन को ठीक। उसके बिना कांग्रेस रिवाइव भी नहीं होगी। जब तक कांग्रेस संघ से कार्यकर्ता नहीं लेगी, कांग्रेस रिवाइव भी नहीं होगी। और एक सशक्त विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है इस पे हम 4 जून के बाद जो है ना डेफिनेटली 4 जून के करेंगे बाद कि इस पर क्या, चर्चा करें। क्या संघ को, जो क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक कांग्रेस को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की आवश्यकता क्या, मतलब कांग्रेस को जो है वो रिवाइव करने के लिए जो है वो संघ को अब आगे बढ़कर आकर जो है वो काम अपने जिम्मे लेना चाहिए, इस पर हम चर्चा करेंगे। विपिंद्र जी, आपके क्लोजिंग कमेंट्स,
any suggestions in terms of text or this thing or any other point which you want to make, फिर उसके बाद हम close करेंगे जी। आई थिंक मैं ना कई बार बोलता हूँ, मीडिया and the readers of newspapers, and they are more willing to believe an unnamed source than the official spokesperson of any organization. ओके, गलती यहीं पे करते हैं, ठीक है। ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन जो बोलते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि वो सिर्फ पार्टी लाइन ही बोलेंगे या कुछ ऐसा ऐसा भी मानना नहीं चाहिए, वो सच्चाई भी बोलते हैं। वो विषय कई बार छूट जाता है। आई हैव सीन, अननेम्ड सोर्स को ज्यादा बिलीव करेंगे लोग। ओके, थोड़ा सा जो मैंने तो ऐसी कॉपी भी पढ़ी है एक प्रमुख समाचार पत्र में, जिसमें एक रिपोर्टर लिख रहा है सोर्सेज सेड दिस, सोर्सेज सेड दिस, सोर्सेज सेड दिस, और उसके बाद वो लिखता है सोर्सेज रिफ्यूज टू कमेंट। Yeah, I mean, these are all some kind of stupidity. I mean, if the official spokesperson, for example, मैं उदाहरण देता हूँ, तो if the Indian government says हमारा कोई हाथ नहीं है कनाडा में जो निज्जर के साथ हुआ, तो they don't want to believe that, but they don't want to believe some unnamed source in sitting in Canada saying that इंडिया का हाथ है। तो ऐसा एक मतलब डाइकोटमी बन जाता है कई बार। तो मेरा सुझाव यही है कि आप विद इन द ऑर्गेनाइजेशन से भी काफी पुस्तकें लिखी गई है, वो सब पढ़िए, वही काफी है। लाइक फॉर एग्जांपल सुनील अंबेडकर जी का एक बुक आया, 2 बुक्स आए हैं आरएसएस रोड मैप फॉर 21st सेंचुरी, और हाँ जी। ये अंग्रेजी में रूपा से, हिंदी में प्रभात प्रकाशन से स्वर्णिम भारत के सूत्र। सो ऐसे बुक्स हैं जो इनसाइडर्स जो कहावत आई मीन यूज करते हैं, इनसाइडर्स की जो लिखित है उसको पढ़ लीजिए, उसी में काफी विषय समझ में आ जाएगा। और दूसरों का जो टेम्पलेट है ना, उसको इस ऑर्गेनाइजेशन की रेखा में उसको टोपने की कोशिश ना करें। तो ये वाला मेरा सुझाव है इस विषय में। मैं 2-3 एग्जांपल देता हूँ। मतलब आरएसएस जनरली क्या बोलते हैं, दे गिव अ लॉट ऑफ इंडिपेंडेंस एंड फ्रीडम टू द स्वयंसेवक। पॉलिटिकली आप जिसको भी वोट देना चाहते हो वोट दो, फील्ड में ग्राउंड में किसको भी काम करना चाहते हो करो, बट एज अ संगठन आरएसएस और आरएसएस स्वयंसेवक क्या करते हैं, वो राष्ट्रीय मुद्दों को लेके पब्लिक में प्रचार करते हैं वोटर्स के बीच में, ठीक है। जाके वो बोलेंगे राष्ट्र निर्माण होना चाहिए, ठीक है, पुनर्निर्माण होना चाहिए, नेशनल डेवलपमेंट होना चाहिए। वो बोलेंगे भारत बहुत सिक्योर होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, न्यूक्लियर वेपन्स होना चाहिए, ये सब बोलते हैं। तो मतलब इट विल साउंड लाइक बीजेपी मैनिफेस्टो ना, इट विल साउंड लाइक बीजेपी मैनिफेस्टो, बट उनका जो इश्यूज हैं वो सारे नेशनल इंटरेस्ट पे होता है, It's नेशनल इंटरेस्ट के incidental विषय that पे। BJP has those elections in इंसिडेंटल दैट बीजेपी हैज दोस सेम सिमिलर आइडियाज। ओके, आप कांग्रेस भी बना ले, हाँ जी, कांग्रेस बोलते हैं न्यूक्लियर वेपन को हम खत्म करेंगे। No, but who is stopping others from popping that? Exactly, that is what I'm saying. कांग्रेस बोलते हैं खत्म करेंगे, who is stopping other political parties from taking on the same agenda? RSS will support you. वही तो पूजनीय सरसंघ चालक जी have already said that. और दूसरा विषय है, इनको जो कैंपेन है, आरएसएस एज एन ऑर्गेनाइजेशन campaigns on these issues, and it will sound like Election Commission of India's campaign asking voters to go and vote, definitely make it 100% voting share of vote इन ये वाला काम आरएसएस करता है ग्राउंड में, वो पॉलिटिकल काम नहीं करता है। पॉलिटिकल काम के लिए फ्रीडम है, बट अनफॉर्चुनेटली क्या करें, संगठन का जो स्वयंसेवक से जो विचार है वो टुडे unfortunately it matches with BJP, fortunately or unfortunately. If tomorrow other political parties have similar agenda, I think BJP RSS will support those organizations also. मैं 3 उदाहरण देता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। 1971 बांग्लादेश वॉर, इंदिरा गांधी got Bangladesh created. RSS full-fledged supported it. She was called as a Durga. Okay. 1977 when जनता पार्टी बनी थी इमरजेंसी के बाद, जब भारतीय जनसंघ completely merged with जनता पार्टी, it lost its identity and merged completely with जनता पार्टी. Okay, 1984 after Indira Gandhi's assassination by Khalistani groups, the RSS completely supported Rajiv Gandhi and the Congress party to win the election. They swept the election with the highest 414 seats in that election. So ऐसे उदाहरण काफी है। मेरा सुझाव यही है पॉलिटिकल पार्टीज को, कम्युनिस्ट पार्टी इंक्लूडेड, आप बेटर
राष्ट्र हित में अपना मैनिफेस्टो बना लीजिए, आरएसएस का सपोर्ट मिल जाएगा। आज की चर्चा को यही समाप्त करते हैं। अभी इस चर्चा से कई और ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आगे चर्चा होगी, और आप दोनों लोग जो है वो इस चर्चा में आए, और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों से आग्रह है कि अगर आप राजीव जी या विपेंद्र जी से इस विषय में कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम प्रश्न तक ले जाएंगे और उत्तर आप तक लेकर आएंगे। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन आप दबाएंगे तो नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। और आज की चर्चा में इतना ही, जल्दी मिलेंगे नए विषय के साथ, विशेषज्ञों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।